आनंद सहाय साहब ने कुछ बातें जो रखी, एक तो सीनियर पत्रकार हैं और देश दुनिया को समझते हैं, जिन ओहदों पे रहे हैं, उसी में मैं कुछ बात जोड़ना चाह रहा था। जैसे उन्होंने कहा कि इस वक्त साउथ एशिया की अगर आप मीडिया देखें तो पाकिस्तान की मीडिया अग्रेसिव है, श्रीलंका की मीडिया ठीक है। मैं आपको नेपाल की बात कर रहा हूँ। नेपाल में जिस तरह से उनके प्रधानमंत्री ओली, उनको जिस तरह से वहाँ के 2 अखबार, हिमालयन टाइम्स और वहाँ के एक और पत्रकार हैं जो इंडिया टुडे में रहे, मैं उनके लेख पढ़ता हूँ, तो आप कल्पना नहीं कर सकते कि नेपाल, जिसको हम मानते हैं कि भाई बड़ा पिछड़ा हुआ मुल्क है, जहाँ गरीबी है, जहाँ बहुत सी समस्याएं, जो सरकार के हाथ में खेलती होगी या चीन के हाथ में जो मीडिया खेलती होगी, ना सिर्फ प्रधानमंत्री ओली के खिलाफ वहाँ की मीडिया क्रिटिकल थी, बल्कि जो चाइना की एम्बेसडर थी काठमांडू में, उन्होंने जिस तरह से कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश करी, उसको लेकर भी नेपाल की मीडिया ने बड़े जबरदस्त एक्सपोजे वहां पर किए हैं। तो हम नेपाल से भी पीछे हो गए, दुर्भाग्य ये है। दूसरी बड़ी चीज जो मैं इनकी बातों में जोड़ना चाहूंगा, वो ये जोड़ना चाहूंगा कि जो सहाय साहब कहना चाह रहे थे, शायद वो ये कहना चाह रहे थे कि ये जो सरकार है, ये किसी विजन के साथ नहीं आई कि हमें 5 साल में हमें कहाँ खड़ा होना है, हमको किस तरह से ह्यूमन इंडेक्स बदलना है, हमको किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग के इंडेक्स बदलने हैं, हमको किस तरह से इंडस्ट्री के जीडीपी के इंडेक्स बदलने हैं। सरकार इस विजन के साथ नहीं आई, सरकार एक एजेंडा के साथ आई। तो जहां विजन होना चाहिए था, वहां पर एक एजेंडा है, और उस एजेंडे के तहत मीडिया जो है उसको सरकार ने अपने साथ कर लिया है। और आज दुर्भाग्य है कि मीडिया हमारे देश में बजाय सत्ता से वो विपक्ष से सवाल करती है। तो ये एक दुर्भाग्य। अब मैं आपने जो बात कही, उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, मुझे लगता है कि आपका ध्यान जो ले जाना चाह रही दर्शकों का, वो जो अमित शाह की जो कैराना यात्रा है, अब ये भी देखिए अजीबोगरीब स्थिति है, विडंबना है कि देश के गृह मंत्री, जिनका सर्वोपरि जिनकी प्राथमिकता होनी चाहिए, जो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी एक होम मिनिस्टर की होनी चाहिए, वो है इंटरनल सिक्योरिटी, कि हमारे देश में अमन चैन हो, हमारे देश में आंतरिक सुरक्षा दुरुस्त हो, और हिंदू मुसलमान फसाद हैं इस तरह का माहौल गर्म ना हो। जो माहौल गर्म करे उस पर गृह मंत्री कार्रवाई करे, या राज्य सरकारों को मजबूर करे कि वो कार्रवाई करे। लेकिन हमारे गृह मंत्री कैराना जाते हैं, और कैराना में जिस तरह के उन्होंने बयान दिए, कैराना जो एपिसेंटर रहा हिंदू मुस्लिम तनाव का, जहां पर पलायन की बात होती है। और पलायन का मतलब क्या है? पलायन का मतलब यह है कि एक तरह से ये प्रोजेक्ट किया जाता है कि वहां पर हिंदू जो है कुछ इलाकों में माइनॉरिटी में है, अल्पसंख्यक हैं जो बहुसंख्यक हैं कुछ इलाकों में, कैराना में। ये सही बात है कि वहां मुस्लिम परसेंटेज ज्यादा है। ये जो बेल्ट है, मुरादाबाद, संभल, अमरोहा, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, कैराना, यहाँ पर मुस्लिम परसेंटेज ज्यादा है। और मुस्लिम परसेंटेज की जब मैं बात करता हूं तो ये सेंसस में आता है, मैं जातियों की बात नहीं कर रहा हूं। जातियों को लेकर कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन हिंदू मुस्लिम की पॉपुलेशन को लेकर कंफ्यूजन नहीं है। तो वहां मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है, और इस तरह की एक तस्वीर प्रोजेक्ट करी कि मुस्लिम्स ने वहां पर मजबूर कर दिया पलायन करने के लिए। और इस इशू पर, इस इशू को हवा देने के लिए अगर पहले मुख्यमंत्री जाएं, 1 महीने पहले, वो मुख्यमंत्री जिनके हाथ में उत्तर प्रदेश की पुलिस है, जिनके पास होम का पोर्टफोलियो है, जिनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता अमन चैन होनी चाहिए, वो वहां कैराना जा रहे हैं और एक मैसेज दे रहे हैं। उसके बाद गृह मंत्री जा रहे हैं देश के, और वो कैराना में जा रहे हैं, वो भी एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि यह माहौल खराब है। और मैं बताऊं, कैराना में वो एक दुकान है, बड़ी पुरानी दुकान है साहब, 60-70 साल पुरानी दुकान है, उसका नाम है साधु स्वीट्स। साधु स्वीट्स।
और साधु स्वीट्स के जो मालिक हैं गर्ग साहब, ये गर्ग साहब कुछ साल पहले ये वहां से पलायन कर गए थे, ये बात सही है। और पलायन करके ये अंबाला चले गए थे, फिर ये वापस आए। लेकिन यहां पर एक पेच है, उनको किसी कम्युनल एजेंडा पर मजबूर नहीं किया गया था। उनको कोई दंगे जैसा वह माहौल नहीं था कि जिसकी वजह से वो मुस्लिम्स की वजह से छोड़ के चले गए थे। उनका जो मामला था पलायन का, वो इसलिए था कि वहां पर कुछ क्रिमिनल्स थे, कुछ माफिया थे, गैंग्स थे, जो एक्सटॉर्शन कर रहे थे। वो केस एक्सटॉर्शन का था, वो कोई कम्युनल उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं था उसके अंदर। और ये बात हुकुम सिंह साहब ने ऑन रिकॉर्ड कही। हुकुम सिंह साहब जिन्होंने पलायन का मुद्दा सबसे पहले उठाया था, हुकुम सिंह जो एक जमाने में डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर माने जाते थे राजनाथ सिंह के जमाने में, और बहुत पढ़े लिखे, बहुत काबिल। और मेरी कई बार हुकुम सिंह साहब से मुलाकात हुई और उन्होंने कैमरे पर कहा कि ये जो पलायन है ये मैंने मुद्दा उठाया, मेरी बेटी जो उनकी चुनाव भी लड़ी, मृगांका सिंह, और इस बार भी वो उम्मीदवार है। तो उनका हुकुम सिंह का ये कहना था, कैमरे पे आप देख लीजिए, कहीं पर आपको बाइट मिल जाएगी, कहीं उनका आपको ये स्टेटमेंट मिल जाएगा कैमरे पर। और मैं कैमरे की बात इसलिए कह रहा हूं कि कैमरे पर जो स्टेटमेंट दिया जाता है उसको आप डिस्टॉर्ट नहीं कर सकते। और उन्होंने कैमरे पर बोला है कि ये जो पलायन है ये हिंदू मुस्लिम, इसके पीछे फसाद नहीं है, इसके पीछे रंगदारी, उन्होंने वर्ड यूज किया, रंगदारी मीन्स एक्सटॉर्शन, एक्सटॉर्शन बाय क्रिमिनल गैंग्स which can be Muslims, which can be of any caste or creed। तो उन्होंने, हुकुम सिंह ने कहा है कि ये मामला प्योर और प्योर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से रिलेटेड है, जहां पर एक्सटॉर्शन किया गया और उसकी वजह से साधु स्वीट्स के मालिक और कई लोग मुजफ्फरनगर छोड़ के चले गए। मेरा सिर्फ ये कहना है कि जिस गृह मंत्री को इस देश में अमन चैन स्थापित करने के प्रयास करने चाहिए, अगर वही इस तरह की अगर चिंगारी लेकर वहां पहुंचते हैं, तो इस पर भी, जैसा कि साहे साहब कह रहे हैं, कि बिल्कुल भी क्रिटिकल नहीं हुई मीडिया। मुझे लगता है कि ये जो गुफ्तगू है ये हम ही आप कर रहे हैं, ये गुफ्तगू, ये बातचीत, ये डिस्कशन कहीं नहीं हुआ। और ये जो परिणाम है कि जहां आप सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए, और मैं थोड़ा सा, मुझे 2 मिनट और दे दीजिए, 2 मिनट मैं आपके और लूंगा, तो मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूं इस चीज को। देखिए है क्या, 2013 को अगर हम मुजफ्फरनगर में एक तारीख माने और एक लकीर खींचें 2013 में, तो 2013 से पहले विनीता जी, यहां पर बहुजन समाज पार्टी वो जीतती चली आई। और बहुजन समाज पार्टी से पहले चौधरी चरण सिंह यहां पर डोमिनेट करते थे। उसकी वजह थी कि जो जाट है और मुस्लिम, तकरीबन अगर आप 6-7 डिस्ट्रिक्ट्स देखेंगे वहां पर, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, कैराना, शामली, जो नए डिस्ट्रिक्ट्स बन गए, अगर ये डिस्ट्रिक्ट्स आप देखेंगे 6-7, तो यहाँ ऑन एन एवरेज एक औसतन 27 से 28% मुस्लिम्स हैं और तकरीबन कहीं कहीं 16-17% जाट हैं कुछ पॉकेट्स में। मैं इस सिर्फ 7-8 जिलों की बात कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये जो कॉम्बिनेशन है जाट और मुस्लिम्स का, 27 और 17 का, तकरीबन 34% एक जंप देता है। और ये पहले चौधरी चरण सिंह के साथ था, फिर मायावती ने इसको और मजबूत किया जब वो दलित भी लिए, क्योंकि दलित भी एक बहुत बड़ी तादाद में है, खासकर बिजनौर में, सहारनपुर में, गुजर भी वहां पर है। तो मायावती ने जब गुजर पॉलिटिक्स, दलित पॉलिटिक्स करी और मुस्लिम्स को टिकट दिए ज्यादा से ज्यादा, तो एक बड़ा मैजिकल इक्वेशन उन्होंने बनाया राजनीति का, एक बड़ी जबरदस्त केमिस्ट्री बनाई उन्होंने और वो जीतती चली आई। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। 2012 में जब समाजवादी पार्टी बहुमत में आई उत्तर प्रदेश में अखिलेश के नेतृत्व में, उस इलेक्शन में भी, 2012 के इलेक्शन में भी सबसे ज्यादा सीटें पश्चिम में बहुजन समाज पार्टी ने जीती थी। और उसका यही वजह थी, यही इक्वेशंस, जिन इक्वेशंस पर चौधरी चरण सिंह ने काम किया। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा। 2013 में जब मुजफ्फरनगर दंगे हुए और वो शुरू हुए मुजफ्फरनगर से, और धीरे धीरे जाट और मुस्लिम्स पहली बार अलग हो गए,
तो आपने परिणाम देखे होंगे 2013 के बाद कि चौधरी चरण सिंह के बेटे अजीत सिंह, उनके पौत्र जयंत सिंह 2-2 बार चुनाव हारे। और 2013 से लेकर 2020 तक के जो चुनाव हुए, जिसमें बाई इलेक्शंस शामिल हैं, उन बाई इलेक्शंस तक में एक सीट नहीं मिली आरएलडी को। एक 2020 का बुलंदशहर का मैं आपको एक डेटा दे रहा हूं, 2020 बाई इलेक्शन बुलंदशहर का आरएलडी 5वें नंबर पे थी, 5th प्लेस। वजह क्या थी कि जो वोट बैंक था वही पूरी तरह से दरक गया था, उसकी बुनियाद ही खत्म हो गई, क्योंकि जाट और मुसलमान ही में लड़ाई हो गई। लेकिन किसान आंदोलन के बाद, फार्मर्स एजिटेशन के बाद एक नई लॉ चली और हमने देखा कि 7 दिसंबर को मेरठ में एक इतनी बड़ी रैली हुई। लोग कहते हैं कि जाट और मुसलमानों की ऐसी रैली 25 साल में नहीं हुई। उस रैली में अखिलेश यादव भी गए थे और जयंत चौधरी थे उसमें, और बहुत से किसान यूनियन के बहुत से किसान वहां पर थे। तो ये जो इक्वेशन हुआ है किसान आंदोलन के बाद और जिस तरह से समीकरण बदले हैं, इसकी पहली झलक हमको पंचायत चुनाव में देखने को मिली विनीता जी। और पंचायत चुनाव में जो जून 2021 को हुआ, आज से 6 महीने पहले, जो सरकारी चुनाव होता है, मैं डायरेक्ट वोटिंग की बात कर रहा हूं, जिसमें पंचायत सदस्य चुने जाते हैं। उस पंचायत सदस्य में मैं एग्जांपल दे रहा हूं, बिजनौर में, बड़ौत में, मेरठ में स्वीप है, आरएलडी और समाजवादी पार्टी का स्वीप है। 30 में से 5 सीटें, कहीं 33 में 6 सीटें बीजेपी को मिली हैं। जो सरकारी चुनाव जिसे आप कहते हैं, जो डायरेक्ट वोटिंग जिसमें होती है। मेरा पॉइंट ये है कि ये जो आंकड़े आए, ये जो बाद में वहां पर जाट और मुस्लिम एक हुए, इससे घबराहट हो गई मोदी और शाह को। जिस पश्चिम से वो लीड लेते थे, जिस पश्चिम से वो आगे बढ़ते थे तेजी से, उनको लगा कि ये मैदान हमारे हाथ से निकल रहा है। और इसीलिए पहली बार मोदी जी ने अमित शाह को बजाय उत्तर प्रदेश के सिर्फ पश्चिम और ब्रज, सिर्फ 2 मंडलों का उनको इंचार्ज बनाया। अमित शाह जो भाजपा के चाणक्य कहलाए जाते हैं, जो पूरा देश संभालते हैं, उनको सिर्फ 2 मंडल दिए गए, 2 कमिश्नरी दी गई कि आप सिर्फ यहीं फोकस करिए और तय करिए, देखिए, इंश्योर करिए कि ये जो सपा और आरएलडी का ये जो 2 युवा जोड़ी हैं, जो नई यूथ आए हैं 2, किस तरह से अलग हो सकते हैं, जुदा हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जब अमित शाह एक दरार नहीं डाल पाए जयंत चौधरी के बीच में और अखिलेश यादव के बीच में, तो उन्होंने कहा कि लो इस वोट बैंक में ही दरार डाल देते हैं। और इसीलिए ये कैराना विजिट थी। अब ये बहुत लंबी कहानी है, इसलिए मैंने संक्षेप में यहाँ तक आपको बताया।